हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोग के लिए हमने इन्वायरमेंट जो पीपल एंड डेवलपमेंट होता है उसके लिए आज से पीवाई की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2024 में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच। होता क्या है कि जो आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश एक साथ क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, और जहां भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यूजीसी नेट जून 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इन्वायरमेंट का है। देखिए इन्वायरमेंट का आपका जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नेट में आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आपका यूजीसी नेट में आता है जो कि पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 2024 जून जो नेट में एग्जाम हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका एक क्वेश्चन इसमें आईसीटी का आ गया है, जो कि उसके बाद सारा क्वेश्चन इन्वायरमेंट का ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपको मैचिंग करवाना है, ठीक है। देखिए मैच द फॉलोइंग आपका इस टाइप से लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके क्वेश्चन नंबर 1 आता है एग्जाम में, जो कि जून 24 में क्वेश्चन आया था। क्या है आपका मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पे सही मैचिंग करवाना है। जैसे टैप डोर इटसेल्फ, पहला आपका ये नंबर क्या है, टैप डोर इटसेल्फ, इसका क्या होगा। टैप डोर जो होता है प्रोड्यूसेस वेरिंग, ये नहीं होगा इसका। इसका होगा आपका कोड दैट अलाउज अनऑथराइज्ड क्विक एक्सेस एट अ लेटर। दैट मींस कि टैप डोर आपका कोड दैट अलाउ अनऑथराइज्ड क्विक एक्सेस एट अ लेटर, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद बी जो है टाइम बॉम्ब टाइम। टाइम बॉम्ब टाइम आपका इसमें क्या होगा, तो इसका जो है आपका ट्रिगर्स एक्शन व्हेन स्पेसिफाइड टाइम अकर्स में आपका टाइम बम होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हम सारा हिंदी भी बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी क्वेश्चन भी हमने सेट करा है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको जहां भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। पोली क्या है, पोलीमॉर्फिक वायरस। पोलीमॉर्फिक वायरस आपका हो जाएगा प्रोड्यूसेज वेरिंग बट ऑपरेशनली इक्विवेलेंट कॉपीज। अब मैक्रो वायरस जो बच रहा है लास्ट में आपका, मैक्रो वायरस क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटिंग रेदर देन एक्सिक्यूटेड, यानी कि अब वहां पर हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए एक का क्या है, टैप डोर इटसेल्फ। तो एक का दो कौन ऑप्शन आ रहा है आपका, एक का दो, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे 3 तो ऑटो कट गया है, दोनों होगा ही नहीं। अब जब भी होगा आपका ऑप्शन 2 और 4 में होगा, ठीक। अब टाइम बॉम्ब, टाइम का जो है बी का कितना है, 4 है। तो बी का 4, देखिए बी का 4 यहाँ है, यहाँ बी का 1 है, यहाँ बी का 1 है, यहाँ बी का 4। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। राइट क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे एक एक को मैचिंग करवाए। देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन में आपको क्या बेनिफिट है कि अगर आपको 2-3 भी आता है, 1-2 भी आता है, अगर करेक्ट आता है तो आप वहां पे इसका आंसर कर जाते हैं और आपको नंबर मिल जाता है, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए टैप डोर क्या होता है, टैप डोर होता है अलाउड अनऑथराइज एक्सेस लेटर, बिना अनुमति के छिपकर एक्सेस देता है, वो आपका टैप डोर होता है, ठीक है। मतलब कि बिना अनुमति देकर छिपकर के एक्सेस देता है वो टैप डोर होता है, ठीक है। टाइम बॉम्ब क्या होता है, टाइम बॉम्ब जो होता है एक्टिवेट एट स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय पर सक्रिय होता है, वो आपका होता है टाइम बॉम्ब, ठीक है। पोलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, देखिए ये जो पोलीमॉर्फिक वायरस आपका है चेंजेस इट्स कोड इच टाइम बट वर्क्स द सेम, यानी कि हर बार कोड बदलता है। टाइम मॉर्फिक वायरस, सॉरी, पोलीमॉर्फ वायरस क्या होता है, हर बार ये कोड बदलता है लेकिन काम वही करता है, भले वो कोड चेंज करते रहता है लेकिन काम सेम ही करता है, वो पोलीमॉर्फिक वायरस होता है। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो मतलब लार्ज होता है एक्चुअली, तो रन्स यूजिंग द इंटरप्रेटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंटरप्रेटेड निर्देशों पर चलता है, जैसे वर्ड और एक्सेल मैक्रो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मैक्रो मैक्रो वायरस हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे आते हैं, आगे क्या होगा आपका,
देखिए वही चीज हिंदी में दिया हुआ है कि ट्रैप डोर क्या होगा। ट्रैप डोर ऑलरेडी बता दिए आपका, ऐसा कोड जो बाद में अपराधीकृत द्वारा अभिगम की अनुमति देता है, ठीक है। और टाइम बॉम्ब विनिर्दिष्ट समय में देता है। और पॉलीमॉर्फिक वायरस स्वयं की भिन्न भिन्न प्रकार की परंतु प्रचनात्मक रूप से समतुल्य बनाता है। और मैक्रो वायरस अनु क्या होगा इसका, मैक्रो वायरस का ये हो जाएगा आपका अनुदेश जो निष्पादित होने की बजाय व्याख्यित होते हैं, यानी कि दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 आपका क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 24 में पूछा गया था। Which of the following greenhouse gas, क्या है भाई, ग्रीन हाउस गैस was considered during the second compliance period of Kyoto Protocol of Doha। मतलब कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी पर दोहा में काइटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि में विचार किया गया था। मतलब जब दूसरा दोहा सम्मेलन हुआ था काइटो प्रोटोकॉल का, उसमें किस गैस के बारे में आपका लिया गया था दूसरा सम्मेलन में, आपको वो बताना है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखिए ईवीएस में अगर आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ते हैं तो आपका इजी हो जाता है। और मैं आप लोग को ईवीएस का अलग से थ्योरी क्लास भी दूंगा, लेकिन ये क्लास भी आपको कम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड क्लास है और क्वेश्चन बेस के साथ साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ऑप्शन दे दिए हम निकल गए आगे। अब उस टाइप से कितना क्वेश्चन एग्जाम में आगे बन सकता है वो भी यहाँ पे डिस्कस एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो यहाँ बात कर रहे थे सेकेंड काइटो प्रोटोकॉल एट जो दोहा में हुआ, उसमें कौन सा सेकेंड वाला में गैस आया हुआ था। ठीक है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जी नहीं, ये गैस नहीं था। हाइड्रोफ्लोराइड ये नहीं था। आपका कौन था, परफ्लोरोकार्बन ये नहीं था। ये क्या है, ये कहाँ से मिलता है, ये आपको जो ये रेफ्रिजरेटर होता है उससे सीएफसी पीएफसी जो गैसेस निकलते हैं वो है, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 जो आपका ये गैस है ना, ये गैस ही जो है जो सेकेंड में जोड़ा गया था। ठीक है, सेकेंड कंप्लायंस पीरियड ऑफ काइटो प्रोटोकॉल में इसको लिया गया था नाइट्रोजन फ्लोराइड को। ओके, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को लिया गया था NF3। अब देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, क्या एक्सप्लेनेशन है। द काइटो प्रोटोकॉल जो होता है एक इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी है, जो कि इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी है काइटो प्रोटोकॉल, जो यूएनएफसीसी मतलब कभी कभी इसका आपका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है आपका यूएनएफसीसी के तहत बनाया गया था काइटो प्रोटोकॉल को। ठीक, जिसमें विकसित देशों ग्रीन हाउस गैस को कम करने की जिम्मेदार जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, सब क्या है, विकसित देश है। तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप कम से कम पोल्यूशन करिए। ठीक है, जो ताकि ये जो समस्या है इस पोल्यूशन का ये समाप्त हो। तो ये जिम्मेदारी दी गई विकसित देशों को। हम जैसे विकासशील देश कौन हुआ, मतलब विकासशील देश भारत हुआ, चाइना हुआ, ये सब क्या है एक विकासशील देश। रशिया विकसित देश है, लेकिन भारत, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल ये सब क्या है, भूटान, ये सब विकासशील देश है। देखिए हम पोल्यूशन रोकने पर भी पोल्यूशन होगा ही, क्योंकि विकासशील देश जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज, वो अपना अभी डेवलपिंग कर ही रहा है, तो पोल्यूशन तो कम हो नहीं सकता है, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैस करके पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये सब मतलब कि जिम्मेदारी दी गई कि आप कम से कम कीजिए। यानी कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 12 में 6 गैस को, जो पहला कमिटमेंट हुआ था ना 2008-12 में, जिसमें 6 गैस को शामिल किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल किया गया था, तो पहला कमिटमेंट 2008 से 12 में हुआ था। मीथेन को किया गया था, नाइट्रस ऑक्साइड को किया गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किया गया था, पीएफसी को किया गया था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये जो 6 गैस है इसको पहले वाला में फर्स्ट पीरियड में आपको शामिल किया गया था। ठीक है, अब सेकेंड पीरियड में किस गैस को लिया गया, देखिए सेकेंड पीरियड जो हुआ था काइटो प्रोटोकॉल का वो 13 से 20 में हुआ, जिसमें दोहा अमेंडमेंट 2012 में फाइनलाइज किया गया था। ठीक है, दोहा में हुआ था, इसलिए से दोहा अमेंडमेंट भी बोलते हैं, 2012 में फाइनलाइज किया। उसमें एक नई गैस जोड़ी गई, जो गैस का नाम है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नया गैस जोड़ा गया था सेकेंड में, उसका नाम बताइए,
तो उसका नाम आपका सिंपल है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि ये 7 गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। अगर आपसे पूछा ये भी क्वेश्चन जाए ये बताइए कि ग्रीन हाउस गैस कितने टोटल हैं, तो आपका आंसर होगा कि भाई अभी 7 टोटल ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आपका राइट आंसर। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एरोसोल वोलाटाइल, एरोसोल वोलाटाइल क्या होता है, कोई भी गैस हो, एनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, ये क्या होगा आपका वोलाटाइल, एरोसोल वोलाटाइल होगा। नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, जो नैनो पार्टिकल्स होता है ये छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। नैनो पार्टिकल हो जाएगा आपका पार्टिकल साइज विथ लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर जो छोटा होता है वो आपका नैनो पार्टिकल्स में आता है, ठीक। स्मोक क्या होता है, तो स्मोक जो होता है पार्टिकल्स फॉर्म बाय इनकम्प्लीट, जो पूरा नहीं जलता है वो धुआं क्या होता है आपका पूरा नहीं जल करके निकलता है, वो क्या होता है आपका स्मोक होता है। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी जलाते होंगे, जब अधकच्चा पे रहता है, जब नहीं जल पाता तो क्या हो धुआं के फॉर्म बाहर आता है, वो भी क्या कोयला का जलना अधकच्चा में, वो सब क्या धुआं के बाहर आता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स को आप पार्टिकल विथ लेस देन साइज 2.2 माइक्रोमीटर से लेस साइज होता है वो फाइन पार्टिकल होता है। देखिए इस तरह से आपको मैचिंग कराना है एग्जाम हॉल में भी, अगर आप इतना मैचिंग करा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन अब इजी बन जाता है, ठीक है, ओवरऑल इजी बन जाता है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे कि इसका ऑप्शन कौन सा आपको राइट लग रहा है, ठीक है। तो ए का क्या है, ए का 4 है, कहाँ आते हैं देखते हैं, ए का 4, देखिए 3 और 4 तो पहले कट गया, अब ये 1 और 2 में लफड़ा है, मतलब ये दो में कौन सही होगा, ए का 4 है, बी का आपने क्या लगाया है, बी का 3 है, बी का 3 है, देखिए 2 ऑप्शन में चल रहा है अभी। अब आते हैं सी में क्या है, सी का 1 है ना, तो स्मोक क्या होता है जो इनकम्प्लीट जला उला होता है, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 आपका आंसर निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया आपका आंसर, 2 आंसर राइट होगा। क्यों होगा मैंने पूरा अब एक्सप्लेन करूंगा क्यों होगा इसका। देखिए एरोसोल जो होता है, एरोसोल इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर अनदर गैस, यानी कि एरोसोल मतलब हवा में तैरते हुए छोटे ठोस या तरल कण होते हैं, जैसे धुंध धूल आदि, ये एरोसोल होते हैं। धुंध नहीं कहते, से कोहरा लग जाता है तो उसका जो पानी होता है धूल में मिल जाता है, वही एरोसोल होता है, ठीक ना। अब नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, नैनो पार्टिकल जो होता है पार्टिकल विथ डायमेंशन लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर से जो छोटा होता है वो आपका क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, वो नैनो पार्टिकल्स होता है। यानी कि नैनो पार्टिकल जो होता है बहुत सूक्ष्म होते हैं, 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे, जो शरीर में गहराई तक जा सकते हैं, मतलब उससे बहुत छोटे होते हो नैनो पार्टिकल्स में आते हैं। स्मोक का जैसे एक हुआ तो क्यों हुआ, स्मोक जो होता है स्मोक कंटेन्स एनी है, मतलब टीनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन of materials, usually carbon and volatile gases are included in the smoke, okay, यानी कि अधूरी जलने की प्रक्रिया में बनते हैं, आधा जलते हैं प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैसीय कण अधिक से अधिक, मतलब कार्बन और गैसीय कण जो होता है इसमें शामिल होते हैं, जो स्मोक के फॉर्म में आउट होते हैं, ठीक। फाइन पार्टिकल जो होता है यूजुअली रेफर टू पीएम, पीएम मतलब क्या होता है यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर लेस देन स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर्स भी इसको कहते हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म कण होते हैं फाइन पार्टिकल्स भी, जो सांस के जरिए फेफड़ों तक जा सकते हैं, जो पता नहीं चलता है हम लोगों को, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ये होते हैं, ठीक। अब उसी का यहाँ पर हिंदी वर्जन है, जिनको भी इंग्लिश में नहीं आएगा समझ में वो इंग्लिश हिंदी वर्जन भी देखें, क्योंकि हमने इसमें दो तरह का डिजाइन किया है, हिंदी भी किया है इंग्लिश भी किया है। ये प्रदूषण कण शब्द हो गया, ये व्याख्या हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ भी जो है ए का एरोसोल का ए का 4 होगा बायोमैम मिश्रित, बी का धुआं 0.2 माइक्रोमीटर कण के आकार का होता है, ठीक है।
उसके बाद आपका नैनो पार्टिकल्स, सॉरी यहाँ पे आपका 1 मिनट, ठीक है चलिए। नैनो पार्टिकल 0.2 माइक्रोमीटर होता है। एरोसॉल, एरोसॉल आपका हो जाएगा वायु मिश्रित ठोस या कण, धुआं हो जाएगा, कार्बन वाष्पशील मिश्रण के साथ अपूर्ण दहन से निर्मित कण, और ये जो आपका है सूक्ष्म कण 2.5 माइक्रोमीटर से कम के कण जो होता है आपका सूक्ष्म कण होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन निकल के क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट आएगा। राइट क्यों आया, ऑलरेडी हमने सारा डिस्कस कर चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है। जो अभी जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत देखिए आज विश्व के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो क्लाइमेट चेंज का पॉइंट था, लेकिन अभी जितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ग्लेशियर्स उतना ज्यादा ही पिघल रहा है, तो वाटर ही वाटर हो जाएगा पूरे अर्थ पे। इसलिए इस पर पूरे वर्ल्ड लीडर फोकस कर रहे हैं कि कम से कम पोल्यूशन हो ताकि इस पृथ्वी को बचाया जा सके। ठीक है, उसी संदर्भ में एक क्वेश्चन बनाया गया है कि कौन सा नकारात्मक प्रतिपुष्टि एक उदाहरण है जलवायु क्लाइमेट चेंज में, वो आपको बताना है। ठीक है, नकारात्मक नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव फीडबैक है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओशियन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, सागर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, वायु से नहीं हटाते हैं, पानी से हटाते हैं। ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा, 1 राइट होगा। क्यों राइट होगा इसको भी देख लेते हैं। When carbon dioxide levels in the atmosphere rise, oceans absorb CO2। ओशियन जो होता है ना, वो CO2 एब्जॉर्ब करता है, हटाता नहीं है। एक चीज और याद रखेंगे, अगर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो वो ओशियन ही करता है, प्लांट तो कम करता है। सबसे ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन पावर है तो ओशियन के पास है। रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कम होता है, जो कि ओशियन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। यानी कि यहाँ क्या करा, हटाते कहाँ है, जब वायुमंडल में CO2 बढ़ती है तब सागर उसे अवशोषित करके, जब CO2 जितना बढ़ेगा ना, मैंने पहले ही बोला कि सागर उसे अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हैं। इसलिए यह नकारात्मक प्रतिपुष्टि जो होता है ना, वही एक उदाहरण है, वही आपको यहाँ पे उदाहरण पूछा गया था क्वेश्चन में। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे कमेंट्स करिएगा, हमारी टीम के द्वारा आपको कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको लगे। ठीक है, यानी कि ओशियन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि हम सारे को एक्सप्लेन के साथ दे रहे हैं, अगर टाइम नहीं तब लगता जब हम सिर्फ क्वेश्चन आपको देते। ये भी जून 24 पूछा गया नेट का क्वेश्चन है। वर्निंग ऑफ सोलिड वेस्ट, जो सोलिड वेस्ट होता है, एज कैंस, बैटरीज, प्लास्टिक ईटीसी जनरेट होता है, सोलिड वेस्ट से होता है, आपको भी पता होगा। यानी कि ठोस अवशिष्ट केन जैसे बैटरियां, प्लास्टिक आदि जलने से उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं आपको इसमें ये बताना है कि माइक्रोप्लास्टिक तो होता ही है सॉलिड वेस्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये नहीं होता। ये कहाँ से निकलता है आपका, CFC जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर से ये गैस निकलता है, पता होगा। डाइऑक्सिन्स ये भी जो होता है आपका ठोस अवशिष्ट ही होता है। उसके बाद पोली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCB जो होता है आपका, ये भी होता है, ठोस में आता है। हेलॉन्स ये ठोस में नहीं आता, यानी कि आपका ऑप्शन ACD। अब देखिए इस तरह से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तो लेंथी क्वेश्चन रहता है, बड़ा क्वेश्चन रहता है नेट में। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाते होंगे यूट्यूब पे, उस टाइप का यहाँ पर क्लास नहीं मिलेगा आपको। पूरा जो नेट का क्वेश्चन है उस टाइप का डिजाइन है, वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक,
तो क्वेश्चन बड़ा ही होता है प्रीवियस ईयर, छोटा क्वेश्चन ACD आपका आंसर आ रहा है, तो ACD आपका ये आंसर राइट होगा। यहाँ मिलाना है, ABCD नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, BD नहीं होगा, BC नहीं होगा, तो आपका आंसर राइट ACD जो ऊपर से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया। अब देखिए मैक्रोप्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक डोंट फुली बर्न, प्लास्टिक पूरा तरह से जलता कभी भी नहीं है। ब्रेक इनटू टीनी और छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, कभी जलता नहीं है। जैसे मैक्रोप्लास्टिक फॉर्म आ जाता है, पूरी तरह से नहीं जलता तो छोटे कणों मैक्रोप्लास्टिक बनाते हैं। डाइऑक्सिन जो होता है ये बर्निंग प्लास्टिक स्पेशली PVC का ही है, जो कि केमिकल्स डाइऑक्सिन्स के फॉर्म में आउट होते हैं। प्लास्टिक जलने से बहुत ही जहरीले डाइऑक्सिन्स निकलते हैं। प्लास्टिक जब जलता है तो आप वहां पर रहेंगे तो उसका जो धुआं निकलता है बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल PCB जो होता है आपका, ये एक रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक वेस्ट की तरह वर्क करता है, यानी कि कुछ प्लास्टिक जलने से PCB भी निकलते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हुआ। अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेस्ड चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर फूड organisms occupy a specific place in food chain known as, यानी कि अपने खाद्य स्रोत, ये क्वेश्चन आपका इकोसिस्टम से है जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। अपने खाद्य स्रोत के आधार पर खास श्रृंखला में जीवों का एक विशिष्ट स्थान होता है। मतलब खास श्रृंखला में क्या होता है, जो जीव होते हैं उनका एक विशिष्ट स्थान होता है जो निम्न रूप में ज्ञात है। जो क्या है, निम्न रूप में ज्ञात है, वो आपको यहाँ पे बताना है उसको क्या बोलते हैं। लेकिन उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जो फूड चेन में होता है, फूड ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक प्लेस उन फूड चेन, तो ये क्या किसका का ट्रॉफिक लेवल का कर रहा है ना, जो फूड चेन है, फूड चेन में जो स्पेसिफिक प्लेस पे होता है वो सीधा एक आपका ट्रॉफिक लेवल होता है। स्टैंडिंग क्रॉप की अलग कहानी है, ये नहीं होता है ट्रॉफिक लेवल, ऑर्गेनिजम्स नहीं होता, स्पीशीज लेवल नहीं होता है। ट्रॉफिक लेवल रेफर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन है ये ट्रॉफिक लेवल शो करता है। ऑक्युपाई कहाँ ऐसा होता है, इन फूड चेन बेस्ड ऑन फीडिंग सोर्स, जो खाना पीना खाता है वहां पे शो करता है फीडिंग सोर्स पे। अब एग्जांपल्स देख लिया जाए कुछ, उससे भी क्लियर हो जाएगा आपको। organisms occupy a specific place in food chain based on what they eat, यानी कि दिस पोजीशन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। क्या वो खाना खा रहा है, ये किसका पोजीशन है, यही पोजीशन तो ट्रॉफिक लेवल का है। सब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल सब डिस्कस करेंगे अभी हम, यानी कि हर एक एग्जांपल पॉइंट्स के साथ। जीव अपने भोजन के आधार पर खास श्रृंखला में जो स्थान ग्रहण करते हैं उसी पोषण स्तर कहते हैं। जो खास श्रृंखला में अपना जीवन को आधार मतलब कि लेके चलता है उसी को हम पोषण स्तर कहते हैं। लेकिन ट्रॉफिक लेवल क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, प्लांट उत्पादक, यानी कि प्लांट क्या करता है, उत्पादक है बेचारा, उत्पाद करता है सिर्फ, जो कि फर्स्ट टॉपिक प्रोड्यूसर होता है प्लांट। सेकेंड टॉपिक लेवल आपका क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, हर्बीवोर जो प्लांट को खाता है। और कौन खाता है प्लांट को, आपका गोट हो गया, काव हो गया, ये सब क्या है हर्बीवोर है। प्राइमरी प्रोड्यूस कंज्यूमर्स है जो कि सेकेंड टॉपिक लेवल हुआ। थर्ड टॉपिक लेवल में क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर होता है, जो इस लोगों को खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ सुक्स हो गया। अब फोर्थ टॉपिक लेवल जो टॉप होता है उसको फोर्थ बोलते हैं प्रीडेटर्स, जो सबको खाता है, किसको, बकरी को या किसी भी एनिमल्स को, लायन, टाइगर, सिर शिकार, ये सबसे ऊपर होता है, वो आपका फोर्थ टॉपिक लेवल फोर्थ हो जाएगा, जो ये सब वो सबको खाता है। इस तरह से आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी बताया है यहाँ पे, टॉपिक लेवल इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, Which of the following is not a primary of air pollutant? देखिए अगर इसमें कह रहा है कि प्राइमरी निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, प्राइमरी नहीं है तो क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी के बारे में। आपको तो दिमाग लगा लेना है कि अगर प्राइमरी नहीं पूछ रहा है तो पूछ क्या रहा है, सेकेंडरी के बारे में पूछ रहा है। जब प्राइमरी नहीं पूछ रहा है तो सेकेंडरी कौन है, ठीक है।
तो SO2 क्या है आपका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, प्राइमरी है। प्राइमरी, पहले हम प्राइमरी को हटा लेते फिर सेकेंडरी में चल जाएंगे। CO क्या है आपका, प्राइमरी है। NO क्या है, प्राइमरी है। पूछ क्या रहा है, सेकेंडरी कौन है, ओजोन जो होता है आपका, राइट आंसर होगा, और ओजोन प्राइमरी होता है, ठीक है। ओजोन क्या है, ओजोन सेकेंडरी है, सॉरी ओजोन सेकेंडरी है। ये तीनों क्या है, ये तीनों प्राइमरी है। क्या है, ये प्राइमरी है और ओजोन सेकेंडरी है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आपका पूछ रहा है कि कौन प्राइमरी नहीं है, नोट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, क्योंकि नोट लगातार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको उसको जस्ट अपोजिट सोचना है, सोच के आंसर कर देना है। भाई नोट ए प्राइमरी, प्राइमरी जब नहीं होगा तो क्या करा, सेकेंडरी होगा। सो ओजोन क्या है, सेकेंडरी है। SO2, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है आपका, ये सारा तीनों आपका क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। इस तरह से वहां देख लेते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या होता है। जो डायरेक्टली इमिटेड होता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स सच एज व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और कंबशन से जो डायरेक्टली पोल्यूशन इमिट होता है वो प्राइमरी हो गया। तो प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे स्रोतों जैसे वाहन द्वारा, उद्योग द्वारा जो निकलता है धुआं, वो प्राइमरी हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है भाई, जो डायरेक्ट कोल जलने से निकलता है ना, ऑयल जलने से, प्राइमरी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड खुद सोचिए, फॉर इनकम्प्लीट कंबशन, पूरा जलता ही नहीं है, प्राइमरी हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल एग्जिस्ट कंबशन प्रोसेस, प्राइमरी हो जाएगा, पूरा जलता ही नहीं है, आधा अधूरा जलता है, व्हीकल से धुआं निकलता है। ये तीनों प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। सेकेंडरी क्या होता है, नॉट डायरेक्टली इमिटेड, ये डायरेक्टली नहीं जलता, इमिट नहीं होता है, बट फ्रॉम इन एटमॉस्फेयर को भी ये चपेट में लेता है। केमिकल्स रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक सीधे नहीं निकलते बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडलीय अभिक्रियाओं से बनते हैं। ओजोन जो होता है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। formed when NOx, nitric oxide and volatile compounds VOC react the presence of sunlight के presence में react करता है, यानी कि ओजोन, NOx और VOC सूरज की रोशनी से प्रतिक्रिया करके बनती है, इसलिए द्वितीयक प्रदूषक कहलाती है। ओजोन क्या आपका है, प्राइमरी है, ठीक है। इस तरह से पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपका। ओजोन आपका सेकेंडरी है, तीनों प्राइमरी है, इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ओजोन इज द सेकेंडरी। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है आता ही है, मोटा मोटी आपको एक क्वेश्चन तो हर एक ईयर में पूछा जाता है यूजीसी नेट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। जो गैस है आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, निम्न गैसों को उनकी वैश्विक तापन संभावित आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले कौन सा गैस होगा, यानी कि बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद आपका मीथेन का है, यानी कि क्या आ रहा है, ए बी, देखिए कहाँ ऑप्शन पकड़ा रहा है आपका ए बी, यानी कि दो ऑप्शन में एक और दो में कोई सही निकलेगा। 3 और 4 तो यूं कट गया। अब 1 और 2 की बात है। अब किसका नंबर आएगा, ए बी हो गया, दोनों कर लिए। उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड आता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड N2O, दो है डाई होगा, नाइट्रिक डाइऑक्साइड N2O जो होता है कहाँ पर है, N2O यहाँ ई है, ठीक है। आपका ऑप्शन निकल के आ गया, यानी कि 2 ऑप्शन राइट होगा। ई के बाद क्या होगा, ई के बाद CFC का नंबर आता है, फिर SF6 का नंबर आता है। इस तरह से आपका 2 ऑप्शन राइट होगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये इसका है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर करता है हाउ मच हीट और हीट ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स इन इट्स इम्पोर्टेंस
कंपेयर टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्स टाइम यूजुअली 100 ईयर्स। यानी कि यह मापता है कि कोई गैस वातावरण में CO2 की तुलना में कितनी गर्मी रोकती है। आपका ये असेंडिंग ऑर्डर का पोजीशन है, आप देख लीजिए जो अभी बताए हैं, डिस्कस किए हैं। सबसे कम से सबसे अधिक, यानी कि सबसे कम से सबसे अधिक का ये पोजीशन है, ठीक ना। सबसे अधिक, सबसे कम, ये हो गया सबसे कम से सबसे अधिक, मतलब कि इसको सिंबल के तहत यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया गया है, यानी कि आपका आंसर ये राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लोबल स्केल फिनोमेनन, यानी कि निम्न में से कौन कौन भूमंडलीय स्तर की परिघटनाएं हैं वो बताना है। भूमंडलीय स्तर की कौन कौन से परिघटनाएं हैं आपको ये बताना है क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर और आंसर की ओर, ठीक है। तो कौन कौन वायुमंडलीय, ओजोन लेयर डिप्लेशन, जी हाँ ये वायुमंडलीय परिघटना है। ग्लोबल वार्मिंग, ये वायुमंडलीय परिघटना है। सी लेवल राइज, ये भी है। फॉरेस्ट फायर, ये नहीं है। एयर पोल्यूशन, ये वायुमंडलीय घटना नहीं है। यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग जो समस्याएं बन रही है, वैश्विक तापन, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है, ये भी वायुमंडलीय समस्या है। यानी कि ए बी डी आपका राइट ऑप्शन। ए बी डी देखिए कहाँ पे आ रहा है, ए बी डी आपका 4 ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आपका 4th नंबर राइट होगा, ठीक। राइट क्यों होगा, ग्लोबल फिनोमेनन जो होता है, वायुमंडलीय परिघटनाएं वे होती हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं, ठीक है। वही वायुमंडलीय परिघटनाएं होती है पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशन जो होता है, ओजोन परत क्षीणता, पूरी पृथ्वी की ओजोन परत प्रभावित होती है, पूरी पृथ्वी। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान है, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया का ही बढ़ेगा, इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पे समस्या बन जाएगा। सी लेवल राइज, अगर समुद्री जलस्तर में वृद्धि होती है, सभी समुद्री तटों पर असर डालता है, इसलिए ग्लोबल पूरे सिस्टम में लाया गया है। और आपका ये तीनों जो है ग्लोबल इश्यूज है, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग मैच करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया। इंटरनेशनल मीटिंग्स वहां पर हुआ था वो दिया हुआ है आपको। यहाँ की ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको उससे उसको मैचिंग कराना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जापान में हुआ था। इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन के विषय में बातचीत हुआ था, वही आपका यहाँ पर है। उसके बाद मैचिंग पहले देख लेते हैं, फिर आंसर की ओर बढ़ेंगे। फिर मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेट की बात आता है वहाँ मॉनिटरी प्रोटोकॉल मीटिंग्स हुआ था, ओजोन लेयर की बात वहाँ पे बात किया गया था। रायो समिट पृथ्वी सम्मेलन है, सीओ शिखर सम्मेलन है। रायो समिट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात किया गया था। क्या किया गया था वहां पर, ऑब्जेक्टिव मेन पॉइंट पर डिस्कस हुआ था, जो था आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता संरक्षण। पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, आपका जो है पेरिस एग्रीमेंट में सोलर अलायंस पेरिस एग्रीमेंट, जैसे फ्रांस के साथ भारत का डील क्या है, उसमें सोलर पे ज्यादा फोकस किया गया है। देखिए सोलर फोकस वही कंट्री जो कर सकता है जहां सनशाइन कंट्री है, जहां सनलाइट की ज्यादा उपलब्धता है, वहां पे आप सोलर लाइट से बिजली जो भी है इसको बचत किया जा सकता है। इससे पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं, क्योंकि सोलर लाइट से कोई पोल्यूशन होता नहीं है। थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, ये चीज मैटर करता है इसमें, बट उसमें पोल्यूशन लेस होता है, पोल्यूशन होता ही नहीं है। एक मेन पॉइंट है, वहाँ पोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि सोलर अलायंस संधि अलायंस बात पेरिस एग्रीमेंट में किया गया था। इस तरह से आपका यहाँ देखते हैं ए का एक है, ए का एक कौन ऑप्शन अब आ रहा है, ए का ए ही ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन ही आ गया 1 नंबर ही।
तो आप कहीं सोचना ही नहीं। अगर आपको इसमें अगर आपको एक पता होता तो सोचना था कुछ भी नहीं, एक आंसर लगा के निकल जाते। बी का तीर, सी का सब ऑप्शन सही है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या। काइटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वैश्विक तापन की बात हुआ था उसमें। एक्चुअली यहाँ पर काइटो प्रोटोकॉल जो है वाज अडॉप्टेड 1997। ये भी क्वेश्चन आ जाता है काइटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट हुआ था, 1997 में हुआ था। इसमें ग्रीन हाउस को गैस को कम करने की बात की गई थी। काइटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान पर नियंत्रण करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात हुआ था, यानी कि 1987 में हुआ था। आपको देखिए डेट भी याद रखिएगा कौन सा प्रोटोकॉल कब आया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, जिससे फोकस था ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस पर फोकस लाइक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए किया गया था। अब आते हैं रायो समिट, जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, यानी कि यह 1992 में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ था। जो रायो अर्थ समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन को दिखाता है। 1992 में रियो सम्मेलन जो हुआ सतत जैव विविधता पर जोर दिया गया। पेरिस एग्रीमेंट सोलर अलायंस, यानी कि यह 2015 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में शुरू हुआ। लीड टू फॉर यहाँ इंडिया लीड कर रहा था, ठीक है। फ्रांस और इंडिया के बीच पेरिस में ये सम्मेलन हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, पेरिस समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ISA की स्थापना की गई, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा बढ़ सके। इस तरह से आज हमने आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं जो UGC नेट जून 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से ये सीरीज आपका चलता रहेगा। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन लगे आप कमेंट। और आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन हो, जो भी बात समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।